Okay, we started with atom, smallest particle of matter, neutral in nature, consisting of three subatomic particles: electron, proton, neutron. First of all, looking at the charge of everything, electrons are negative, protons are positive, neutrons are zero or null charge. Whereas masses are, electron is the lightest particle, whereas proton and neutron has almost equal masses with respect to their ratios. अच्छा, electrons are present in orbit. अगर मैं लोकेशन की बात करूं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मौजूद हैं? न्यूक्लियस में. अच्छा जी. हाँ, ये न्यूक्लियस में है. अच्छा, यानी एटम का जो सबसे मैसिव जोन है वो उसका न्यूक्लियस है. राइट, दिस इज न्यूक्लियस which is consisting of protons and neutrons. Protons and neutrons are collectively called nucleons. Right, nucleons are called particles of nucleus. Remember a few things. Protons are always equal to electron in case of an atom. ठीक है. They may not be equal to not. Switch off your mic. Remember, is it? Okay. They are not equal to neutron, but कुछ atoms में तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये equal आ रहे हैं. हाँ, but it is not essential. If they are equal, that may be a coincidence. It may be a coincidence, right? But this is not essential to have proton equal to neutron. अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है. इलेक्ट्रॉन्स आर इन द ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ऑर्बिट्स में है. इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स मासलेस हैं, तकरीबन नेग्लिजिबल मास के हैं. मास के हैं, ठीक है. जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मेजर मास ऑफ न्यूक्लियस कंटेन करते हैं. अच्छा, ये बात तो हमेशा तय है कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा बराबर होगा एटम के केस के अंदर, विच इज वाई एटम इज अपियरिंग न्यूट्रल इन नेचर. ठीक है. जितने पॉजिटिव चार्जेस उतने ही नेगेटिव चार्जेस, बोथ आर इक्वल एग्जैक्टली, विच इज व्हाई एटम इज न्यूट्रल. हमने यहाँ लिखा था ना न्यूट्रल इन नेचर. वो किस वजह से? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हो. अच्छा, तीनों पार्टिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल प्रोटॉन होता है. वाई? मैं बार बार बच्चों को बताता हूँ और पूछ रहा हूँ. इम्पॉर्टेंट मोस्ट, वाई its number never changes for any atom, for any specific element. ये नंबर चेंज हो जाएगा तो एलिमेंट चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो ये कभी भी नहीं चेंज होता किसी एक एलिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब मैं जरा सा बात को आगे लेके जाता हूँ. न्यूक्लियस, इसका स्क्रीनशॉट किसी ने लेना है? यू विल बी गेटिंग अ वीडियो, लेकिन स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते चलो और अपने पास नोट्स बनाओ. अगर तुम्हें इस वीडियो को या इस ऑनलाइन क्लास को इफेक्टिव बनाना है तो मेक योर नोट्स अलोंग. भले थोड़ा सा लिखो, लेकिन लिखो जरूर. ओके. अब कुछ टर्मिनोलॉजी. प्रोटॉन्स को मैं एटॉमिक नंबर कहता हूं. प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन को ए
न्यूक्लियन या मास नंबर कहता हूं, मास नंबर। ये दो टर्म, ये दो क्वांटिटीज हर एलिमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए मास नंबर which is representing mass of atom or mass of nucleus because most of the mass is there only। अच्छा, अब कोई दो एलिमेंट्स है, फर्ज कीजिए मेरे पास एक एलिमेंट ए है, इसके दो डिफरेंट एटम्स को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। ये दोनों एटम्स क्या हैं? आइसोटोप्स। आइसोटोप किसे कहते हैं? एटम्स belonging to same element have same protons but different न्यूट्रॉन्स। इन दोनों के प्रोटॉन तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट है। अच्छा, इसी डेफिनेशन को इस तरह कह सकते हैं कि प्रोटॉन को मैं एटॉमिक नंबर भी तो मानता हूं ना, प्रोटॉन को मैं एटॉमिक नंबर भी तो मानता हूं ना, तो मैं कह सकता हूँ एटम बिलोंगिंग टू सेम एलिमेंट हैविंग सेम प्रोटॉन की बजाय मैं यूज कर सकता हूँ एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन एक्चुअली डिफरेंशिएटिंग व्हाट? द मास नंबर। मैं डेफिनेशन को दो अंदाज में कह सकता हूँ। तो फर्ज करते हैं अगर मैं इसकी कॉम्पोजिशन को देखूं, लेट्स सपोज दिस हैज 11 प्रोटॉन, दिस आल्सो हैज 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन, दिस हैज 12 न्यूट्रॉन एंड दिस हैज 13 न्यूट्रॉन्स। तो इन दोनों की जी वैल्यू 11 क्योंकि जी इज एक्चुअली इक्वल टू प्रोटॉन नंबर। बट व्हाट इज देयर ए वैल्यू? ए वैल्यू ए की सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 23 and 24, so they are isotope of each other। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है? प्लीज चैट बॉक्स में यस लिखिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। वालेकुम अस्सलाम उमर आफ्ताब टूनियो। जो बात क्लियर है प्लीज रिस्पॉन्ड मी क्विकली सो दैट आई कैन मूव इजीली। I want each and every child to respond over it. Otherwise, it will be pointless to be in the class if you are not getting anything. Whomever, Alina, is that thing clear? Okay. Jazakallah for your response. Now, आइसोटोप की डेफिनेशन तो मेरे पास आ गई है, लेकिन इस आइसोटोप का होना, यस हुजैफा, इज देयर एनी क्वेश्चन बेटा? ओपन योर माइक। हुजैफा सिंह, अच्छा एक्सीडेंटली हो गया था, सॉरी, हाँ एक्सक्यूज्ड। नाउ ये तो हो गया आइसोटोप। अच्छा, इस आइसोटोप के होने से अब फर्ज करो मैं पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की कोई जगह नहीं। अगर फर्ज कीजिए ए की प्लेस यहाँ है तो ऑल द आइसोटोप्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस ए। ठीक है, मतलब ये नहीं हो सकता मैं लाइटर वाला इधर लिखूं, हैवियर वाला इधर लिखूं, उससे हैवियर वाला, तो क्या मैं ए ही बढ़ता रहूंगा पूरे पीरियोडिक टेबल? नहीं, आई कैन नॉट। मैसेज के डिफरेंस को हमें किसी और तरह से टैकल करना है। पीरियोडिक टेबल में ऑल द एलिमेंट्स आर सेटेड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर। इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर की वजह से इनको प्लेस किया गया है कि अगर ये इसका प्रोटॉन नंबर 11 है तो यहाँ कौन आना चाहिए? 12। तो दिस कैन नेवर बी ए। ये कुछ बी हो सकता है लेकिन ए नहीं हो सकता। दिस कैन बी सी
बट दिस कांट बी ए, क्योंकि इसका प्रोटॉन नंबर क्या होना चाहिए 13। तो प्रोटॉन नंबर जब डिफरेंट हो जाएगा तो एलिमेंट सेम नहीं रहते। अगर प्रोटॉन नंबर सेम हो जाए तो एलिमेंट सेम नहीं रहते। तो सर फिर इसका क्या करें कि एक आइसोटोप लाइटर है, एक आइसोटोप हैवियर है, तो हमें तमाम आइसोटोप्स के लिए, मतलब ये मसले की बात है। फर्स्ट कीजिए मेरे पास हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन 3 तरह के हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। प्रोटॉन नंबर 1 1 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 1 1, न्यूट्रॉन नंबर 0 1 2। तो मेरे पास कितने टाइप की हाइड्रोजन आएगी? इसका Z वैल्यू 1, ठीक है, इसका Z वैल्यू 1, इसका Z वैल्यू 1। Who's this? चलो एक मिनट रुकिए। Yes, Josefa, is there any question बेटा? और क्या ये दोबारा एक्सीडेंट तो नहीं है? ओके, चलो फिर से एक्सीडेंट था। दैट्स ओके, दैट्स फाइन जोसेफा। अच्छा चलो, थैंक यू दुआ। ए, इसकी ए वैल्यू 1, इसकी ए वैल्यू 2, इसकी ए वैल्यू 3। ए वैल्यू इज एक्चुअली सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो तीनों आइसोटोप है। अब पीरियोडिक टेबल में अगर मैं हाइड्रोजन एक ही दफा लिख सकता हूँ बस, और विच शुड बी रिप्रेजेंटिंग ऑल दीज 3 आइसोटोप, मतलब ये जो पीरियोडिक टेबल में लिखा है ये तीनों एलिमेंट की रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो सर ये तो एटॉमिक नंबर को तो रिप्रेजेंट कर देगा, न्यूक्लियॉन नंबर तो सबके चेंज है, वो एक से कैसे रिप्रेजेंट होंगे? तो इसके लिए हमें जाना पड़ता है कहां पर, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या करती है? मास स्पेक्ट्रोमेट्री मेरी हेल्प करती है इन फाइंडिंग AR value. There is a difference in A and AR value. What is A? A was nucleon number. याद है? A was nucleon number. A was nucleon number. What is AR? AR is relative atomic mass. याद रखो, relative atomic mass कौन सा mass है? एक ऐसा mass which represent average mass of all the isotope of any element. ये एवरेज मास प्रोवाइड करता है सबका। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी किस चीज में हेल्प करती है? आइसोटोप के मास तो मेरे पास आ गए। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वो मशीन है जो किसी एलिमेंट के टोटल आइसोटोप्स के बारे में तुम्हें बताए और हर आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस के बारे में बताए। मास स्पेक्ट्रोमीटर tells number of isotope possessed by isotopes of any element। और दूसरी चीज क्या बताता है? परसेंटेज अबंडेंस। परसेंटेज अबंडेंस किसे कहते हैं? दरअसल हमारे मसला ये है कि आधी से ज़्यादा आवाम ऐसी है जिसकी अंग्रेजी इतनी कमज़ोर है कि वो बहुत सारे लफ्ज़ों का मतलब भी नहीं समझ पाते। अबंडेंस कहते हैं एग्जिस्टेंस को, कि परसेंटेज वाइज कितना एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट? तो परसेंटेज
अबंडेंस क्या है? मास स्पेक्ट्रोमीटर नंबर ऑफ आइसोटोप को बता रहा है और परसेंटेज अबंडेंस बता रहा है। फर्स्ट करो 3 आइसोटोप है, ए और ए। अगर परसेंटेज बता रहे हैं तो ये 70% है, ये 20%, तो ये ऑब्वियसली कितना होना चाहिए? 10%, राइट। तो ये मेरे पास, ये मशीन मुझे परसेंटेज अबंडेंस या रेशोस बताती है। बात एक ही है दोनों में। क्या बताती है? रेशो बताएगी। तो ये काम कैसे करती है? कल भी हमारे पास गुलशन वाली क्लास के अंदर ये बात निकली थी मास स्पेक्ट्रोमीटर की, छोटी सी, अगर कुछ बच्चों को याद हो। मैं उसको भी थोड़ा सा एम्फेसाइज करूंगा और प्लस इसको भी साथ लेके चलूंगा जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। मास स्पेक्ट्रोमीटर काम कैसे करता है और उसकी मशीन का तरीक़ाकार क्या है? अब ज़रा देखो, मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं। किसी का मैसेज आया, पढ़ लूँ मैं। परसेंटेज अबंडेंस फर्ज कीजिए दुनिया में जितना भी क्लोरीन है, जितना भी क्लोरीन, फर्ज कीजिए आपके घर में एक जार रखा है, किसका? जिसपे लिखा है NaCl। इसमें Na तो है ही, उसमें Cl भी तो है ना। Cl दो तरह के हो सकते हैं। Cl का एक आइसोटोप का मास 35 है, दूसरे का मास 37। तो इसमें जितने NaCl हैं सब 35 या 37 वाले होंगे। तो एक नेचुरल फिनोमेना ये है कि जितने भी Cl अगर इसके कंपाउंड के साथ भी मौजूद हैं तो ये इसकी एक्चुअल नेचुरल अबंडेंस के हिसाब से होंगे। 75% ऑफ क्लोरीन आर ऑफ 35 मास वाला एंड 25%। तो ये बात मुझे किसने बताई? ये मुझे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ने बताया। अब फर्ज करो तुम्हारे पास माहौल में ऑक्सीजन मौजूद है ना, हवा में, उमर आफ्ताब तो नहीं हो, माहौल में क्या मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद है, O डबल बॉन्ड O। अब मुझे पता है ऑक्सीजन के दो आइसोटोप होते हैं, O16 एंड O17, राइट। तो एंड मुमकिन है कि दोनों ऑक्सीजन 16 वाले मास वाले हों, ये भी मुमकिन है कि दोनों ऑक्सीजन एक 16 वाला और एक 17 वाला हो, और ये भी मुमकिन है ये दोनों 17 वाले हो। सबसे कम चांसेस किसके हैं? डिपेंड करता है कौन सा आइसोटोप ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। मैंने देखा 98% ये वाला करता है और ये वाला कितना परसेंट करता है? 2%। तो ज़्यादा चांसेस किसके हैं? सबसे ज़्यादा मास के चांसेस इस वाले आइसोटोप, और सबसे लीस्ट चांसेस किसके होंगे? 17, क्योंकि 17 वैसे ही एग्जिस्ट कम करता है। इज दैट मेकिंग सेंस? प्लीज रिस्पॉन्ड मी ऑन द चैट बॉक्स। थोड़ा क्विक रिस्पॉन्सेज दिया करें ताकि मुझे स्मूथली मूव करना आसान है आप सबके साथ। ऑलराइट, तो अब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मशीन काम कैसे करती है? इसके कुछ पार्ट्स हैं। पहले पार्ट को समझ लीजिए कि ये एक तरह से यहाँ इंजेक्टर है, इसके इंजेक्टर से सैंपल अंदर डाला जाता है, उसके बाद वेपोराइजर है, ठीक। यानी इससे जो भी सैंपल आ रहा है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड, इसको ये वेपोराइजर। गैस होगा तो गैस को वेपोराइज करने की ज़रूरत नहीं होती, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। दूसरा पार्ट इसका है आयोनाइजर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ना लेट सपोज कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्लोरीन गैस ही की बात कर रहा हूँ। इस apparatus का नाम है आयोनाइजर। आयोनाइजर का काम आयोनाइज करना है। आयोनाइज कैसे करता है? दिस इज प्रोवाइडेड विद इलेक्ट्रॉन बीम गन। इलेक्ट्रॉन की गन्स हैं। तो सर क्या इसकी डिटेल हमें एक्सप्लेन नहीं करनी? नहीं, तो मैं इसकी डिटेल कोई एक्सप्लेन नहीं करनी, बस तुम सुनना है कि ये काम कैसे करें। आयोनाइजर का काम क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट करे और पार्टिकल की फ्रैगमेंटेशन करे, ठीक है। क्या करे? फ्रैगमेंटेशन। फर्ज करो मेरे पास क्लोरीन में यही दो बॉन्ड, यही एक बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन गन से निकला, आके हिट किया इधर,
तो ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है, इसमें से बाहर चला जाता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन किसको बिलोंग कर रहा है एक्चुअली, इस वाले क्लोरीन को, तो तुम क्या लिखोगे, आफ्टर दिस नॉकिंग, आफ्टर दिस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट के बाद एक क्लोरीन कैसा हो गया, प्लस साइन। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन तो उड़ गया। दूसरा क्या बन गया, क्लोरीन एटम, जिसको तुम क्या भी कह सकते हो, रेडिकल एटम भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास इंटैक्ट रहा। इलेक्ट्रॉन किसका मिस हुआ इस वाले क्लोरीन। ठीक है, तो अब ये क्या करे, अच्छा फर्स्ट करो यहाँ उड़ जाता, इस वाले को नॉकआउट कर देता, तो ये वाला क्या बन जाता, Cl प्लस, ये वाला क्या क्या रहता, क्लोरीन फ्री रेडिकल, या रेडिकल या एटम। अच्छा फर्स्ट करो इन दोनों में से कोई भी नहीं उड़ता, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाता, तो सर इससे फ्रेगमेंटेशन तो नहीं होती। फ्रेगमेंटेशन का मतलब टूट जाना, और टूटेगा कब, जब बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉन हिट करे जाके। तो इसमें बॉन्ड तो नहीं टूट रहा। हाँ ये देखो, यहाँ पेयर था ना, तो एक उड़ गया, एक चला गया, तो इस पार्टिकल को नाम क्या दोगे, इसको दोगे क्लोरीन मॉलिक्यूलर आयन। क्या नाम दोगे, क्लोरीन मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, Cl2 प्लस। अब मुझे नहीं पता इसका मास कितना था, इसका मास कितना था, इसका मास कितना था, इसका मास कितना था, ये तो मुझे रिजल्ट्स बताएंगे, लेकिन मुझे जितना एएस लेवल के लिए चाहिए कि आयोनाइजर का काम फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन ये मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ के कर सकता है, या फिर मॉलिक्यूलर आयंस को प्रोड्यूस कर सकता है। मॉलिक्यूलर आयन वो आयंस हैं जो फ्रेगमेंटेशन में नहीं जा सके, जिनके अंदर का बाहर का कोई इलेक्ट्रॉन उड़ गया लेकिन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं टूटा। इज दैट थिंग क्लियर टू एवरीवन? Is that thing clear to everyone? Please respond me in the chat box. Okay. ओके, चलिए मैं फ्रेगमेंटेशन वाला पार्ट एक बार से फिर से कहता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। दो बच्चों ने मुझे रिस्पॉन्ड किया कि इस बात को थोड़ा सा फर्दर एलैबोरेट कर दो। तो फर्ज करो ये कौन है, मीथेन। फर्ज करो अगर मैं मीथेन को आयोनाइजर में लेके जा रहा हूँ, तो एक मिनट रुको, दोबारा से बनाता हूँ ताकि बात पूरी तरह से क्लियर हो। फर्स्ट सेल टू सेकेंड सेल में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं इसके, 1 2 3 4, H H H and H। ठीक है, चांसेस क्या हैं, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन ट्रिगर आउट होगा, राइट। ये भी इलेक्ट्रॉन है, 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 ये भी। फर्क करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जाके हिट करता है इधर, तो ये इलेक्ट्रॉन किसका था, हाइड्रोजन का। भानुन बताओ हाइड्रोजन को क्या बन जाना चाहिए, हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन उड़ गया। उमर आफ्ताब तो नहीं हो, तुम बताओ। मानो यू कीप थिंकिंग, मैं भी तुमसे पूछता हूँ दूसरे सवाल। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला उड़ जाए, निकल जाए, नॉकआउट हो जाए, तो क्या होगा। मानो CH3 प्लस उस वक्त बनेगा जब ये वाला उड़ेगा। अभी ये उड़ रहा है तो उसका मतलब H प्लस और CH3 डॉट बनना चाहिए। क्या ये बात सही है? शाबाश हुजैफा, हमारी बात समझ में मानो, प्लीज रिस्पॉन्ड मी। ओके, अच्छा फर्ज करो अगर ये वाला नॉकआउट होता,
उमर आफ्ताब तो नहीं हो, तब हाइड्रोजन क्या रह जाता, फ्री रेडिकल। ठीक है, CH3 स्पीसी क्या बन जाती, CH3 प्लस। इज दैट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? सब लोग जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स किया करो। देखो बेटा, हमें टाइम को मैक्सिमाइज करना है, अभी 6 मिनट रहते हैं पहले सेशन के एंड होने में। सब लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड किया करो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ये CH3 के ऊपर जो डॉट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक फ्री रेडिकल है, समथिंग विच इज नॉट चार्ज बट नॉट फुल्ली बॉन्डेड, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। क्योंकि इसका तो एक बॉन्ड टूट गया ना बेटा। अब रहीम अपना कैमरा बंद करो ना। फ्रेगमेंटेशन मैंने इसकी की। अब फर्ज करो एक और केस, एक और सिचुएशन। फर्स्ट मीथेन है, अभी भी वैलेंस शेल पे बॉन्डिंग की इसने, ये सेकंड शेल पे बॉन्डिंग हो रही है। अब फर्ज करो इलेक्ट्रॉन यहां आके हिट करता, आउटर शेल को नहीं किया, इनर शेल को कर लिया, तो क्या इसकी फ्रेगमेंटेशन होती? नहीं। लेकिन ये बनता क्या, बॉन्ड तो कोई नहीं टूटा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है किसी बॉन्ड का टूट जाना। अब बॉन्ड पे लग ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन, इनर शेल पर जाके लग रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी तो हो रही है। इस इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से इसके ऊपर चार्ज आ रहा है प्लस, लेकिन इसको अब मैं क्या कहूंगा, मॉलिक्यूलर आयन। मेकिंग सेंस? मानूर, उमर, इज दैट मेकिंग सेंस? दुआ, दुआ, आर यू देयर? अच्छा, हारून, हारून किस बारे में पूछो? इसी वाले स्टेज 4 के। देखो, फ्रेगमेंटेशन में इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन हिट कर रही है ना, हमने सोचा कि अगर बाहर के किसी इलेक्ट्रॉन को हिट करती तो ये या ये स्पीसीज बनना पॉसिबल थी, लेकिन अभी बाहर वाले को नहीं कर रही है। ओके, अगर ये बाहर वाले को हिट ना कर रहा हो, बल्कि अंदर वाले को हिट करके चले जाए, बाहर वाले को हिट करता तो शायद बॉन्ड कहीं ना कहीं टूट जाते। बॉन्ड नहीं टूटे, बॉन्ड नहीं टूटे तो उसका मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन अब भी अंदर से निकल गया, पार्टिकल विल बिकम मॉलिक्यूलर आयन। ये अंदर का कोई इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ। मानूर, इज दैट थिंग क्लियर? उमर, हारून, मानूर का रिस्पॉन्स आना बाकी, बस वो वेट कर लो। चलो ठीक है, अब बात को आगे लेके चलते हैं। फ्रेगमेंटेशन होने के बाद, मानूर आर यू देयर? ओके, ठीक है बेटा। चलो अब आगे चलो। जो जो बच्चा सवाल पूछेगा मैं बस उसी का नाम लेके बार बार उसी से रिस्पॉन्सेज लूंगा, ताकि उसकी बात पूरी तरह क्लियर आ जाए, हो जाए उसको। उसके बाद तो पहला पार्ट था वेपोराइजर, दूसरा पार्ट था आयोनाइजर। आयोनाइजर के बाद हम कहाँ गए, एक्सेलरेटर पे। क्या नाम है इसका, एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर में अच्छा यहाँ क्या बन रहा है, यानी फ्रेगमेंटेशन वाला, सॉरी आयोनाइजर कौन से आयन बना सकता है? सिर्फ कैटाइंस या पॉजिटिव आयन्स। तुमने देखा कहीं नेगेटिव आयन नहीं बन रहा, फ्री रेडिकल बन रहे थे, यहाँ पे कैटाइन बन रहे। ये कैटाइन जब मूव करके यहाँ आएंगे तो यहाँ इनको सामना होगा एक्सटर्नल पॉजिटिव टर्मिनल का। ये पॉजिटिव टर्मिनल इन कैटाइन को रिपेल करेंगे, तो जिससे कैटाइन तेजी से निकल के इससे बाहर जाएंगे। और कहाँ जाएंगे,
एक ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब का नाम है फ्लाइट ट्यूब। फ्लाइट ट्यूब, ये स्क्रीन है, कैटाइन आयनाइजर ने बनाए, एक्सेलरेटर ने उन्हें धक्का दिया और वो उड़ते हुए गए अपने मास के हिसाब से। अब ये मशीन की अपनी सेटिंग है। ये स्क्रीन को हम एब्जॉर्बर भी कह सकते हैं। इट इज लेस देन 1 मिनट। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहीं से बात शुरू करूँ। See you in 3 minutes. Thank you very much.